Hi guys, welcome back to the channel. My name is Kuljot Singh and I'm working as an international business consultant with Nationwide Visas. आज हम बात करेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा दो तरीके से मिलती है। एक फेडरल गवर्नमेंट इनवाइट करती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट इनवाइट करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इनवाइट करती है, लोगों को पीआर के बाद वहाँ क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस प्रोसेस में आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में और क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है वो आपको इनवाइट करती है परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा के लिए, जिसका मतलब आप पूरे कनाडा में किसी भी सिटी, किसी भी प्रोविंस में जाकर रह सकते हैं और आप वहाँ चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो गाइस, आज हम बात करते हैं फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम वर्कर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। इस प्रोसेस में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल होते हैं, ये आपके एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और आइल्स के बेसिस पे है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए, तो अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव कनाडा में रहते हैं, अगर आपको किसी एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर दिया है, अगर आपकी पास एक्सपीरियंस कनाडा से है, अगर आपके पास एजुकेशन कनाडा से है, तो इनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। तो किसी भी एप्लीकेंट की एज अगर 35 तक है तो उनके 12 पॉइंट्स मिलते हैं पूरे। जैसे ही एज 35 से 36 होने लगती है तो आपको 1 पॉइंट कम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हर साल आपके 1-1 पॉइंट कम होने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। अगर किसी ने ग्रेजुएशन करी है, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे जनरल हो चाहे टेक्निकल फील्ड में हो, तो उनको 21 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर ग्रेजुएशन के अलावा किसी ने एक्स्ट्रा कोई पीजीडीएम कोर्स किया है या कोई डिप्लोमा किया है तो उनको एडिशनल 1 पॉइंट मिलते हैं। अगर किसी ने कोई टेक्निकल फील्ड में मास्टर्स कर रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने एमटेक करी है, एमसीए किया है या एमबीए किया है, तो गवर्नमेंट उनको 23 पॉइंट देते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको पूरे 25 पॉइंट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो गाइज, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस ही क्यों ना कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक पूरा एक्सपीरियंस है, आप ये दिखा सकते हैं कि आपके पास सैलरी स्लिप्स है, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, ऑफर लेटर्स हैं, या अगर आपकी इंक्रीमेंट भी हुई है, इसके बेस पे आपको अपना प्रूफ शो करने में बहुत ही आसानी होती है। तो अगर आपके पास पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 9 पॉइंट मिलते हैं। और अगर किसी के पास 2 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 11 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 13 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपके पास 6 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपने सुना तो होगा, जो लोग कनाडा स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनको भी आइल्स का एग्ज़ाम देना होता है। तो लेकिन इस प्रोग्राम में हमें जो आइल्स का एग्ज़ाम देना है वो एक जनरल कैटेगरी का आइल्स होता है, जिसके जो पॉइंट्स होते हैं आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के होते हैं। तो अगर आपके आइल्स का स्कोर CLB 9 है, CLB का मतलब है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, तो CLB 9 मतलब अगर आपके लिसनिंग में 8 एंड रेस्ट बाकी मॉड्यूल्स में 777 है तो आपको 24 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आपका CLB 8 है, इसका मतलब अगर लिसनिंग में 7.5, बाकी मॉड्यूल्स में 6.5, 6.5, 6.5 है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर इसके अलावा आपके पास CLB 7 का स्कोर है, दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में आपके पास ओवरऑल 6 का स्कोर है। तो अगर आपके पास लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में 6 बैंड्स आए हैं तो आपको 16 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसके अलावा कनाडा की गवर्नमेंट एक सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज को भी कंसिडर करती है। अगर किसी को फ्रेंच आती है और अगर आपका फ्रेंच के एग्ज़ाम में CLB 5 या उससे ऊपर का स्कोर आता है तो आपको एडिशनल 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसके अलावा एडेप्टिबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, जिसका मतलब अगर आप मैरिड हैं और अगर आपकी वाइफ CLB 5 या उससे ऊपर का स्कोर करती है तो आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलते हैं। और यही अगर आपके पास कनाडा में 2 साल की कोई एजुकेशन है फिर भी आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आपकी वाइफ ने भी पढ़ाई करी कनाडा से फिर भी आप 5 पॉइंट ले सकते हैं।
और अगर आपके पास कनाडा का 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आप हैं प्राइमरी एप्लीकेंट, इसका मतलब एप्लीकेशन आपके नाम से लग रही है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और यही एक्सपीरियंस अगर आपकी वाइफ के पास है कनाडा का 1 साल का, तो उनको 5 पॉइंट मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत से कंसल्टेंट भूल जाते हैं कि एडेप्टेबिलिटी फैक्टर के अंदर हमारे 5 पॉइंट्स अरेंज एम्प्लॉयमेंट के भी मिलते हैं। और अगर आपके पास कनाडा से किसी एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर मिला है जो कि LMIA अप्रूव्ड है, तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन है वो है अरेंज एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस, एडेप्टेबिलिटी में बहुत सारे पॉइंट्स की हमने बात कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल जो पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं तो एडेप्टेबिलिटी में, तो वो सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अरेंज एम्प्लॉयमेंट के, जो अलग से सेक्शन है, इसके भी आपको एडिशनल कुछ 10 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी एडेप्टेबिलिटी में, जो लास्ट पॉइंट था कि आपके पास अगर LMIA है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ अलग से सेक्शन दे रखा है अरेंज एम्प्लॉयमेंट का। अगर आपके पास एक जॉब ऑफर है तो आपको यहाँ पूरे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो गाइस, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसका मतलब कि अगर आपके आउट ऑफ 100 जो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये आउट ऑफ 100 देखे जाते हैं, तो अगर आपके आउट ऑफ 100 67 पॉइंट्स बनते हैं, तभी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं CRS। CRS का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो गाइस, जो हमने बात करी है एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स, आपके एडेप्टेबिलिटी के बारे में, आपके अरेंज एम्प्लॉयमेंट के फैक्टर के बारे में, तो इसी फैक्टर्स में जो CRS में पॉइंट्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होते हैं। और ये CRS के जो पॉइंट्स होते हैं वो आउट ऑफ 600 कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में, तो जो लास्ट ड्रॉ गवर्नमेंट ने इशू किया था 2020 दिसंबर में, तब जो कट ऑफ थी वो 468 तक गई थी। तो जो CRS की कैलकुलेशन होती है वो कुछ अर्थ मेडिकल कैलकुलेशन होती है, जिसमें आपके वही फैक्टर्स हैं एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स, अगर आपके पास कनाडा का कोई एक्सपीरियंस है, कोई जॉब ऑफर है, अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, अगर आपने वहाँ से पढ़ाई करी है, अगर आपके पास किसी फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कनाडा में एक्सपीरियंस है, तो ये टोटल पॉइंट्स आपके आउट ऑफ 600 कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन 600 के अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको कोई स्टेट नॉमिनेशन देता है तो इन 600 पॉइंट्स के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा 600 पॉइंट मिलते हैं स्टेट नॉमिनेशन के, जो हम आने वाले PNP प्रोग्राम्स की वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम सिर्फ फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। तो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, आपको मिनिमम कितने स्कोर करना है अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आइल्स, एडेप्टेबिलिटी के बारे में, अरेंज एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो ये हमारे 6 सिलेक्शन फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने प्रूफ के तौर पे एज ए डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं। तो एज के लिए आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ करना है, या अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए हम बताएंगे कि और अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन। तो आपकी एजुकेशन का प्रूफ देने के लिए आपको एक ECA का प्रोसेस करना होता है। ECA का मतलब एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। इस प्रोसेस में कनाडा के वहाँ 7 बॉडीज हैं, तो हमने किसी भी एक बॉडी से ये एजुकेशन असेसमेंट करवानी है। इसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट अरेंज करनी होती है। ये ट्रांसक्रिप्ट एक सील्ड एनवलप में एग्जामिनर के द्वारा स्टैम्प की हुई आपकी मार्कशीट्स और डिग्रीज की फोटोकॉपीज हैं, जो आपने ECA के प्रोसेस के लिए किसी भी बॉडी को कनाडा कुरियर करवानी है। इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर्स, जॉइनिंग लेटर्स, अगर आपकी कोई इंक्रीमेंट हुई है, आपकी सैलरी स्लिप, इनके अलावा और भी कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं। इनका एक पैटर्न होता है, कुछ सैंपल्स होते हैं जो हम आपको देंगे। अब हम बात करते हैं आइल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपने आइल्स का एग्जाम अपीयर करना है। ये एग्जाम 2 तरीके से होते हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा पेन एंड पेपर बेस्ड। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप इसे पेन एंड पेपर बेस्ड भी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, एडेप्टेबिलिटी के अंदर अगर आपकी स्पाउस, दैट मीन्स आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आइल्स के अंदर CLB 5 या उससे ऊपर स्कोर करते हैं तो उनको भी अपना आइल्स का ये प्रूफ शो करना होता है। और इन सब के अलावा अगर आपके पास एक LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर है जो कि लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट से अप्रूव्ड है तो आपको उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको एज ए प्रूफ ये लेटर शो करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ जब हम आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तब अपलोड करते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइस, जैसे ही आप प्रोसेस इनिशिएट करोगे नेशन वाइड के साथ, हमारी टीम आपको ECA जो कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट है उसके लिए असेस करेगी। साइमल्टेनियसली जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है, हमारे आइल्स के इन हाउस फैकल्टी हैं जो आपको आइल्स की क्लासेस ऑनलाइन देंगे। वो ना सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड है, उनके अलावा उनके पास सेल्टा से भी सर्टिफिकेशन है। हम बात करते हैं आइल्स की क्लासेस के लिए, तो हम आपको आइल्स में कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस देंगे जो कि हमारे इन हाउस फैकल्टी के थ्रू होती है ऑनलाइन। ये क्लासेस डेली बेसिस पे 3 घंटे की होगी, मॉर्निंग 1 घंटा, आफ्टरनून 1 घंटा और लेट इवनिंग 1 घंटा। इस प्रोसेस में जब आपका ECA हो रहा होगा तो साइमल्टेनियसली जैसे मैंने बताया कि हमारे जो इन हाउस ट्रेनर है वो आपको आइल्स की क्लासेस देंगे। तो ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने का टाइम इन दोनों प्रोसेस में लगता है। जैसे ये ECA और आइल्स आपके पास रेडी हो जाता है तब हमारा तीसरा डिपार्टमेंट जो आपके केस प्रिपेयर करता है, जो ICCRC मेंबर के अंडर काम करते हैं, वो टीम आपके केस के प्रोफाइल, नॉक कोड के अलावा जो रेफरेंस लेटर की रिक्वायरमेंट है, कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको असेस करती हैं। जैसे ही आपके पास आइल्स, ECA और नॉक कोड रेडी हो जाती है, हम आपकी EOI क्रिएट करते हैं। EOI का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब है आप अपना इंटरेस्ट परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा के लिए कनाडा की गवर्नमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, इस प्रोसेस स्टार्ट करने से EOI क्रिएट होने तक अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। जैसे ही आपकी EOI क्रिएट होती है, आपके कुछ CRS पॉइंट्स बनते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने बात करी थी। ये CRS पॉइंट्स ही आपको फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में इनवाइट दिलाते हैं। जैसे ही आपको इनवाइट आता है, इनवाइट आने के बाद अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का टाइम मिलता है ताकि हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो कनाडा गवर्नमेंट को, वीज़ा ऑफिसर को सबमिट कर सकें। तो किसी किसी केसेस में अप्रोक्सीमेटली हो सकता है विद इन 15 to 30 डेज के अंदर अंदर ये आपको इनवाइट आ सकता है बेस्ड ऑन योर CRS पॉइंट्स। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद वीज़ा ऑफिसर आपसे वीज़ा फ़ी चार्ज करता है। वीज़ा फीस के साथ RPRF फीस जाती है जिसे हम कहते हैं राइट टू परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा फीस। उसके कुछ दिनों बाद वो आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट रेज करेंगे जिसके साथ आपने मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अपनी बायोमेट्रिक्स करवानी है। जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाती है, कुछ दिनों के अंदर आपकी पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वायरमेंट आती है। पासपोर्ट में स्टैंप होती है और आपको मिल जाती है COPR, जिसका मतलब है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। इस COPR के बाद अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 महीने का टाइम मिलता है आपको कनाडा लैंड करके इस COPR को एक्टिवेट करवाने के लिए। जैसे ही आप कनाडा लैंड करते हैं, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 डेज के अंदर परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा कार्ड मिल जाता है, जिसके लिए हमारी टीम आपको वहां पोस्ट लैंडिंग के लिए असिस्ट करती है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चले 12 to 15 मंथ्स का टाइम लगता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कॉस्ट के बारे में, अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो इस प्रोसेस में जो आपकी कॉस्ट है, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट फीस, अप्रोक्सीमेटली 1 से सवा लाख रुपए के आसपास खर्चा है। ये खर्चा आता है सबसे पहले आपकी ECA का। ECA में जो एप्लीकेशन की फ़ीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 227 से लेकर 300 कनेडियन डॉलर के आसपास है। इसके अलावा आपने आइल्स एग्जामिनेशन बुक करने हैं तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा जो कॉस्ट आती है वो आती है अगर आपको कोई स्टेट नॉमिनेशन दे रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 200 से 1500 कनेडियन डॉलर्स के आसपास वेरी करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपको फेडरल गवर्नमेंट इनवाइट करती है। तो इसमें आपके सीधे वीज़ा फीस और RPRF फीस आती है। वीज़ा फीस की अगर हम बात करें 850 कनेडियन डॉलर्स है जो कि पर एडल्ट चार्ज की जाती है। सेम
RPRA फीस भी पर एडल्ट चार्ज की जाती है जो कि 515 कैनेडियन डॉलर्स है। इसके बाद बायोमेट्रिक्स की फीस अप्रोक्सीमेटली $85 होती है। अगर आप फैमिली में हस्बैंड वाइफ या 2 बच्चे या 1 बच्चा है तो पूरी फैमिली की 170 कैनेडियन डॉलर्स चार्ज होती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं मेडिकल की तो 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक के मेडिकल की कॉस्ट आती है पर एडल्ट। इनके अलावा PCC की नॉर्मली 500,000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। तो ये थी पूरे प्रोसेस के कॉस्ट के बारे में। अब हम बात कर रहे थे अगर कोई सिंगल एप्लीकेंट है तो उनका खर्चा गवर्नमेंट का अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास बनता है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये खर्चा अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। सेम अगर आपके पास डिपेंडेंट बच्चे हैं, 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 60,000 तक खर्चा बढ़ जाता है। तो इसके अलावा जो फीस आती है वो किसी कंसल्टेंट की फीस होती है, जो कि मार्केट में अलग अलग कंसल्टेंट हैं तो उनके अलग अलग सर्विसेज के अकॉर्डिंगली अलग अलग फीस होती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कंसल्टेंट की फीस के बारे में, तो कंसल्टेंट की फीस वेरी करती है कि वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जो भी मार्केट में कंसल्टेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है। जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कॉस्ट के बारे में कि इस पूरे प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है फंड्स की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है जैसे ही आपको कनाडा की गवर्नमेंट इनवाइट देती है, आपको कुछ फंड्स शो करना है। ये फंड्स सिर्फ शो करना है, कनाडा गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करना। तो ये फंड डिपेंड करता है कि आप कितने मेंबर्स हैं। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाख रुपए के आसपास फंड शो करना है। अगर आप मैरिड हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 लाख रुपए शो करना है। अगर आपके पास 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो हर बच्चे के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए बढ़ता जाएगा। क्यों नेशन वाइड वीज़ा को मार्केट में बेस्ट माना जाता है और आपको हमें क्यों चूज करना है? नेशन वाइड वीज़ा 2007 से रजिस्टर्ड है। हमारे पास 200 से ज़्यादा सर्टिफाइड, एक्सपीरियंस एंड ट्रेन स्टाफ है जिनकी हेल्प से हमने 30,000 से ज़्यादा सक्सेसफुली एप्लीकेशन फाइल करी है बिना किसी एरर के। चाहे वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केस हो या नॉर्मल केस की बात करूं, हम बिलीव करते हैं ट्रू, ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक प्रोसेस डीलिंग में। सो इफ वी कैनॉट गेट यू द कनाडा PR, देन नोबडी कैन। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।